2 3 4 ले लिए, बट टेबल में मतलब एक ही ऐड किया है। अच्छा, चलो शुक्र जी, कृपा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो किया। ओके, तो आज की हमारी क्लास में हम बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी लैब में विजिट नहीं किया, जो कभी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। उन लोगों के लिए कई लोग सोच भी नहीं पाते कि क्या योग में भी ऐसा पॉसिबल है, क्या इस तरीके की टेस्टिंग पॉसिबल है। तो वो चीजें आज हम पढ़े, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आज मेरा टारगेट है ऑब्जेक्टिव टूल को कवर कराने का। एक्चुअल में तो हजारों टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ 10-15 आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो एक अच्छे लेवल के रिसर्च में यूज हो सकते हैं, या बोले तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं तो वही बताऊंगा आपको उन चीजों के बारे में। तो हमारा आज का लेक्चर देने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कैसे हम असेसमेंट टूल क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए अवेयर करना। डीप स्टडी आप अपने आप से करेंगे, तो मेरा पर्पज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि क्या ये चीजें भी आप लोग योगा रिसर्च में ले सकते हैं। आशा रखता हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी, मेरी स्क्रीन सबको प्रेजेंट होगी, कोई कंफर्म करके बता दीजिए। जी भैया। ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट टूल्स इन योगा रिसर्च। असेसमेंट टूल्स आपने देखा होगा कि असेसमेंट टूल का मतलब क्या होता है कि वो डायग्नोस्टिक मेथड which you want to use, which you want to diagnose the disease, diagnose the, to check the condition। वो कुछ भी हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, डीएनए, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, एग्जीक्यूटिव टास्क, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा एरिया है, वाइड एरिया है योगा रिसर्च, क्योंकि हम देखते हैं कि योगा तो हर जगह बेनिफिट करती है, कोई एरिया है ही नहीं। अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो पूर्व जन्म, अगले जन्म, उनका तो आगे के जन्मों तक भी रिलेशन होता है। लेकिन हमारी साइंस अभी इतनी डेवलप हुई नहीं है जो इतने एडवांस लेवल के टूल्स हमारे पास हो। लेकिन फिर भी काफी हद तक साइंस ने कोशिश कर रही है, डे बाय डे साइंस इज इम्प्रूविंग, कि कैसे योगा के द्वारा किस तरीके के चेंजेस बॉडी के अंदर आ सकते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और डे बाय डे रिसर्च इतनी पॉपुलर हो रही है, और आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी लेवल की रिसर्च आप लोगों के जरिए ही योग में हो जाएगी। तो बहुत अच्छी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि आपका असेसमेंट टूल क्या है। क्योंकि कल हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि अच्छी जर्नल होना बहुत जरूरी है। विदाउट ए गुड जर्नल योर रिसर्च विल नॉट बी वैलिड। एंड अच्छी जर्नल देखती क्या है, वो पहले तो आपका रिसर्च डिजाइन देखती है, आपकी राइटिंग स्किल देखती है, और देखती है कि आपने कौन सा असेसमेंट टूल यूज किया है। उसके बिहाफ पे कि आपका सिलेक्शन, आपका जो टॉपिक है, जो आर्टिकल है, वो सिलेक्ट होता है किसी जर्नल के लिए। अगर कोई ये नॉर्मल बताए कि हमने योगा किया और मेरा बीपी कम हो गया, तो उस पे लोग कम विश्वास करेंगे। लेकिन अब यही बोले कि हमने योगा किया और हमने जो ब्लड टेस्टिंग की मशीन है, बीपी की मशीन है, उन चेक करके देखा, पूरा डेटा कैलकुलेट किया, मीन निकाला, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि हाँ, योगा करने से हाइपरटेंशन कम होती है। तो जब इस तरीके से जब बात रखी जाती है तो उस बात में कुछ दम होता है।
और रिसर्च के जरिए हम वही करने वाले हैं कि आप अपने रिसर्च टॉपिक में किस किस टाइप के असेसमेंट टूल आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका असेसमेंट टूल बहुत मायने करता है, लेकिन आपको अपनी क्षमताएं भी देखनी है कि आपकी क्षमता कहाँ तक है। ठीक है, चलो क्षमता बाद में चर्चा करेंगे, पहले एक बार असेसमेंट टूल को तो हम चर्चा कर लें, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा वो बात की विषय है। ओके, तो असेसमेंट मेनली टू टाइप्स की होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स और दूसरी होती है सब्जेक्टिव असेसमेंट। होप यू know about objective and subjective. Can anybody explain what is the meaning of objective assessment and what is the meaning of subjective assessment? Can anybody try? Objective and So, subjective. objective means there is a numerical data, and subjective means qualitative. Excellent, excellent. आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी की ज्यादा महत्ता होती है। एक हमें कोई बताता है कि यार मुझे योगा करने से बड़ा अच्छा लग रहा है, एक हम डेटा के रूप में बताते हैं, इतनी ब्रेन वेव चेंज हो गई, इतना ब्लड प्रेशर कम हो गया, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ गए। जब हम इस तरीके से न्यूमेरिकल रूप से बताते हैं कि देखो एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, इतने परसेंट इंप्रूव हो गया है, कोर्टिसोल लेवल इतना कम हो गया है, जब हम इस तरीके से न्यूमेरिकल रूप से हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। और रिसर्च में सबसे ज्यादा वैल्यू की जाती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स की। और सब्जेक्टिव असेसमेंट, देखिए सब्जेक्टिव की अपनी वैल्यू है, हर चीज ऑब्जेक्टिव से पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्जेक्टिव के मुकाबले सब्जेक्टिव की वैल्यू थोड़ा सा कम होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है क्वालिटेटिव डेटा और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे एजम्पशंस हैं। जैसे जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चनर हम यूज करते हैं, माइंडफुल का क्वेश्चनर, स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चनर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चनर, स्लीप का क्वेश्चनर, एग्रेसिव का क्वेश्चनर, एंजाइटी का क्वेश्चनर, डिप्रेशन का क्वेश्चनर, ये जो चीजें हैं वो सारी क्वेश्चनर जितने भी टाइप्स की होती है वो सारा का सारा क्वेश्चनर जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट्स में आता है। सब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं इसको? सब्जेक्टिव का मतलब होता है अपने आप से, अपने एजम्पशन से, अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें लिखी जाती है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि बताइए साक्षी जी, आप कल रात को आपको कितनी नींद आई? मैं वो आपको बोलेंगे कि मेरे तो बहुत बढ़िया नींद आई, फिर ऑप्शन आपको मैं दे दूंगा, वेरी गुड, गुड, ओके, बैड, वेरी बैड। अब साक्षी जी क्या करेंगी, अपने एजेंसी लगाएंगी, हाँ भैया मुझे ओके ओके नींद आई कल रात को। तो उसके जरिए फिर हम बाद में सब्जेक्टिव असेसमेंट को उस तरीके से फिर वो लिकर्ट स्केल के जरिए उसको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में, देखो चेंज तो इसको भी किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसके बिना तो रिसर्च होगी ही नहीं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो एक एजम्पशंस हैं, गलत होने के चांसेस हैं। कई लोग सब्जेक्टिव चीजों को जल्दबाजी में भी भर देते हैं, गलत हो जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट्स को। दैट्स व्हाई दे आर लेस रिलायबल एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स। अब यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन बता रहे हैं, कोई आदमी क्या छेड़खानी कर लेगा हीमोग्लोबिन से, ब्रेन वेव से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्मोन से। हाँ कुछ छेड़खानी हो सकती है, लेकिन वो रिसर्चर के ऊपर है ना, वो ध्यान रखेगा भैया खाली पेट टेस्टिंग करनी है, खाने के बाद टेस्टिंग करनी है, इन चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाता, नहीं तो ये असेसमेंट्स भी गलत हो सकती है अगर उन चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स ज्यादा रिलायबल हैं, ज्यादा एक्यूरेट है, न्यूमेरिकल डेटा है,
क्योंकि ये मशीन के द्वारा बताया गया डेटा है। ह्यूमन वैल्यू गलत हो सकती है, लेकिन जो मशीन को एक बार कोई चीज लर्न करा दी, वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग खाली क्वेश्चनर्स में पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम एक टूल ऑब्जेक्टिव अपने रिसर्च में जरूर रखिए, मिनिमम 1 से 2 जरूर रखिए, नहीं तो आपकी पीएचडी का कोई वैल्यू नहीं होगा। पीएचडी जो आप करने वाले हो पूरी लाइफ तक याद रहेगा कि हाँ भैया मयंक जी ने किस टॉपिक में पीएचडी की है। वो एक नाम के आगे टैग लग जाएगा आपका, भैया न्यूरो साइंस में किया है, कोग्निटिव में किया है, ये किया है, क्या कौन सा टूल लिया है। ठीक है, तो पूरी लाइफ के लिए आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनने वाला है वो, तो इसलिए इस टाइम में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं कि राइट असेसमेंट टूल कौन सा आप सिलेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मेन चर्चा रहेगी, मैं मेनली ऑब्जेक्टिव टूल्स पे चर्चा करूंगा। समय रहने के चांसेस कम हैं, अगर बचता है तो आज ही हम ऑब्जेक्टिव टूल्स को भी ले लेंगे, सॉरी सब्जेक्टिव को भी कवर कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं, कुछ एरियाज मैंने लिख दिए हैं, कुछ एक छूट भी गए हैं। न्यूरो कोग्निटिव असेसमेंट, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, बायो एनर्जी असेसमेंट, बायोमोलिकुलर असेसमेंट। तो ये अलग अलग ये एरियाज, इस तरीके से लैब्स के भी नेम होते हैं, साइकोलॉजिकल लैब, साइकोफिजियोलॉजी लैब, स्लीप लैब, बायो एनर्जी लैब, बायोमोलिकुलर लैब, न्यूरो कोग्निटिव लैब, न्यूरोलॉजी लैब। इसी तरीके से लैब्स भी डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब ये अपने बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं भैया। अब आप लोगों को यही देखना है कि कौन सा सिस्टम आपका ज्यादा स्ट्रोंग है। खाली अच्छा असेसमेंट टूल होना बहुत जरूरी नहीं होता, इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। आपने ईईजी जैसा इतना बड़ा टूल ले लिया, एमआरआई ले लिया, लेकिन उसको जस्टिफाई आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो इतना बड़ा टूल भी यूजलेस है। तो आपको अपना भी देखना है, आपकी कमांड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, या क्या आप कर सकती हैं। कैसी बात नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं कर सकती, कर सकती है। क्या वो पोटेंशियल है आपके अंदर इतने सारे एफर्ट्स करने की? अगर है तो जरूर लीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के असेसमेंट टूल अलग होंगे, मस्कुलर सिस्टम के असेसमेंट टूल अलग होंगे, ठीक है, लिम्फेथेटिक सिस्टम के अलग होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के अलग होंगे। इसी तरीके से जितने भी सिस्टम्स हैं सबके अपने अपनी क्वालिटीज होती हैं। अब आप लोगों को पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि इतने सारे सिस्टम में से आपको कौन सा सिस्टम लेना है। आपको क्या देखना है कि जो आप योगा कराएंगे, आप उसको डाइजेशन आप देखना चाह रहे हैं, उसका उसकी मसल्स का स्ट्रेस देखना चाह रहे हो, ठीक है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहते हो, लिम्फेटिक मतलब इम्यूनिटी आप उसकी देखना चाहते हो, एंडोक्राइन मतलब क्या हार्मोन जो चेंजेस देखना चाहते हो, नर्वस सिस्टम मतलब कि उसका जो है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ब्रेन वेव्स, ये आप देखना चाहते हो, स्केलेटल बोन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं क्या वो देखना चाहते हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन कई लोगों की होती है, प्रीनेटल पोस्टनेटल प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्या आप वो चीजें देखना चाहते हो। रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्राणायाम सीधा रिलेशन है हमारे लंग्स के साथ में, क्या वो देखना चाहते हो। यूरिनरी किडनी के जो प्रॉब्लम्स है क्या आप वो देखना चाहते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के ऊपर, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड ज्यादातर चीजें इसमें आती है। तो क्या ये पहले तो आप लोगों को ये फिक्स करना पड़ेगा कि इतने सारे सिस्टम्स में से आपका बेस्ट सिस्टम कौन सा है, और उसके बाद में फिर देखेंगे उस सिस्टम से रिलेटेड कौन सी योगा सूट करती है, क्या वो योगा उस सिस्टम को इफेक्ट करती है क्या। ठीक है भैया, अभी इफेक्ट भी करती है, आपका इंटरेस्ट भी है। अब उसके बाद आते हैं भैया, हाँ अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग डायग्नोस्टिक मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है? तो सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है, तो मैं ओवरऑल थोड़ा 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 सभी को टच करूंगा। ठीक है,
तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ईईजी से, इलेक्ट्रोइन्फ्लुएंजोग्राम। ये नर्वस सिस्टम के चेक करने के लिए किया जाता है। नर्वस सिस्टम में मेनली जो हमारे जो ब्रेन वेव्स होती है, कि हमारे माइंड के अंदर मेनली 5 टाइप्स की ब्रेन वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। सभी जो अलग अलग ब्रेन वेव्स के अलग अलग काम होते हैं। हमारी जो अलग अलग बॉडी की स्टेट होती है, तुरंत विद इन 1 सेकेंड हमारी ब्रेन वेव चेंज हो जाती है अगर कुछ भी नया घटता है तो। आज जैसे यहाँ पे देखिए, गामा वेव्स जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेव्स होती है, कंसंट्रेशन वेव्स होती है, और काफी हद तक जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम भी हमारी गामा वेव्स होती है। बीटा वेव्स, अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, एक्टिवली आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो अगर मैं आपकी ब्रेन वेव चेक करूंगा तो अभी आपकी बीटा वेव्स आपके माइंड में चल रही होंगी। अल्फा वेव, बहुत सारे लोग मेरी बातें से बोर से होने लग जाते हैं, उबासियां आने लग जाती है, उन लोगों को नींद आने लग जाती है, तो नींद की जो प्राइमरी स्टेज है उसको अल्फा स्टेज बोलते हैं। तो अल्फा स्टेज को हम चेक कर सकते हैं। थीटा थोड़ी सी अल्फा के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी स्लीप को बोला जाता है, ठीक है। और डेल्टा जो होती है वो डीप स्लीप की स्टेज होती है। तो अलग अलग इसमें ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है। देखिए आप लोगों को ये डायग्राम से भी दिखाई दे रहा होगा, थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर है, बिल्कुल ही बहुत कम है। थीटा की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, अल्फा की फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा सा और बेहतर हो गई है। बीटा की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी फास्ट, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, और गामा तो इतनी फास्ट ब्रेन वेव्स हमारे माइंड में घूम रही है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ये जो हमारा है ऊपर की तरफ ये हमारे ब्रेन वेव्स बढ़ेंगी। जितना फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना माइंड हमारा ज्यादा काम होगा। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन की जो ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस पाए गए हैं मेडिटेशन के रिसर्च में जिसमें गामा वेव्स भी पाई गई है। ऐसे मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े थे, लेकिन ज्यादातर जो मेडिटेशन की स्टेज में डेल्टा वेव्स ज्यादा आती हैं। ज्यादा माइंड जब पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, समाधि की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, तो उस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि उस मेडिटेशन करने से, योग निद्रा करने से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारी ब्रेन वेव्स कितनी रिलैक्स हुई है, ठीक है। तो इस टाइप के जो चेकअप किए जाते हैं वो ईईजी, इलेक्ट्रो इन्फ्लुएंजोग्राम, ये क्या करती है इसका डीप लेक्चर बाद में हम करेंगे, अभी हम ऊपर ऊपर से करेंगे। ये हमारे न्यूरल एक्टिविटी को मेजर करती है। हमारे जो ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वो एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन्स में जनरेट होते हैं, उन्हीं सिग्नल्स को आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए उन सिग्नल्स को मेजर किया जाता है और वो सिग्नल्स ही ब्रेन वेव्स के रूप में होते हैं। तो ईईजी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये जो लगाए गए है आई थिंक ये 128 इलेक्ट्रोड्स की ईईजी है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शायद 128 इलेक्ट्रोड्स है ये। ईईजी बहुत टाइप्स की होती है, आजकल तो बहुत सारे शॉर्ट रूप भी आ गए हैं ईईजी के। 1 इलेक्ट्रोड्स की ईईजी भी होती है, 4 इलेक्ट्रोड्स की भी होती है, 8 की भी होती है, 16 चैनल्स ईईजी होती है, 64 चैनल ईईजी होती है, 128 इलेक्ट्रोड्स ईईजी होती है। और टू आजकल तो बहुत एडवांस सिग्नल्स आ गई है, कैप 256 इलेक्ट्रोड्स की भी ईईजी होती है, ठीक है। तो वो आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको क्या नीड है 128 इलेक्ट्रोड्स लेने की। जब आपका पर्पस खाली फ्रंटल लोब से है तो आप बाकी लोब्स को पे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, तो फ्रंटल लोब की लीजिए। आपका एरिया टेम्पोरल रीजन का है तो खाली टेम्पोरल रीजन की ईईजी लीजिए, कंप्लीट की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाली ये एक कैप कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की आएगी मिनिमम, एक कैप की बात कर रहा हूं मैं। और जब पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं फील्ड में, जब हम उतरते हैं तो भैया लड़कियों का हेड छोटा होता है, लड़कों का थोड़ा बड़ा होता है।
तो कम से कम 3 से 4 कैप आपको चाहिए। तो मतलब भैया 20 लाख की तो खाली कैप ही कैप हो गई आपकी, और बीच में कोई एक भी कैप खराब होगी तो सारा डेटा खराब हो जाएगा। इसका जो एम्पलीफायर होता है वो करोड़ों में आता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और चलो ये बात भी हो गई, लेकिन डेटा भी आ गया, अब उसको एनालिसिस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है। इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आते हैं, उस चीजों का आप कैसे फिल्टर करोगे, तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो मेरा काम आप लोगों को बस वो सब बता देना है कि फायदे क्या हैं, चैलेंज क्या है, कितने इसमें कॉस्ट लगनी है, उसका एक एजेंशन मैं आपको दे दूंगा। उसके हिसाब से फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे आप उस चीज को अपने रिसर्च में आप यूज कर सकते हो। क्या फंडिंग के जरिए करोगे, हॉस्पिटल के जरिए करोगे, कैसे करोगे वो आप जानो। हम यहाँ पे खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ईईजी का बेसिक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। FNIRS, फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, MRI मशीन तो आपने सुनी होगी, MRI मशीन, ठीक है, वो एक हॉस्पिटल में ही हो सकती है। उसके लिए बहुत बड़ा कैबिन चाहिए, पूरा आदमी को घुसा देते हैं उसके अंदर लेटा करके, आधा 1 घंटा उसको मैग्नेट घूमते रहेंगे, वो चेक करेगी। और उस वो तो योगा रिसर्च में तो कोई इतना ज्यादा यूज भी नहीं हो सकती वो। हाँ, प्री पोस्ट में यूज हो सकती है MRI, लेकिन ड्यूरिंग में नहीं हो सकती। लेकिन FNIRS देखिए, ये इतनी स्मॉल है, उसी का ही छोटा रूप है MRI का, ठीक है। तो ये देखिए, ड्यूरिंग में भी अब बच्चे को हम यहाँ पे, या कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उसको प्राणायाम करवा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, योग विद्या करवा सकते हैं, और ड्यूरिंग में उसके ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम ड्यूरिंग में नोट कर सकते हैं। ईईजी में भी, क्योंकि ये भी पोर्टेबल है, इसको भी हम ड्यूरिंग में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से FNIRS को ड्यूरिंग में भी यूज किया जा सकता है, और प्री पोस्ट स्टडी दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है इस टूल को। अब इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, देखिए इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है, फंक्शनल नियर इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड जो लाइट होती है, ठीक है, तो वो लाइट हमारे ब्रेन में भेजी जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रही होगी, देखिए जो ग्रीन है इसको डिटेक्टर बोलते हैं, और दूसरा जो ब्लू है उसको एमिटर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सोर्स और डिटेक्टर, इस तरीके से भी वर्ड दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, रेड वाला जो है सोर्स बोला गया है, और ब्लू वाला जो है डिटेक्टर बोला गया है। यहाँ पे रेड को आप ग्रीन से समझिए, तो ग्रीन जो है सोर्स है। सोर्स का मतलब जैसे लेजर लाइट होती है, हमने लाइट अपने ब्रेन में हमने डाली, अब एक साइड से लाइट डाली और दूसरी साइड से वो लाइट निकल गई, ठीक है। तो बस इसमें यही काम किया जाता है। और हाँ, इसका एक छोटा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये सिर्फ सुपरफिशियल एरिया पे ही वर्क करता है ब्रेन की, बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक ये लाइट नहीं जाती है। तो मतलब ये कुछ इंचेस के अंदर जाती है, 3-4 इंच ब्रेन में जाएगी और फिर वापस आ जाएगी ये लाइट। तो जो सोर्स होता है वो लाइट को छोड़ेगा, और जो डिटेक्टर होता है वो लाइट को कैच करेगा। अब इस दौरान होगा क्या हमारे ब्रेन में, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में फैली हुई है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, खून के अंदर आरबीसीज है, और वो हीमोग्लोबिन की क्वालिटी क्या होती है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो FNIRS के जरिए हम ये मेजर कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा रीजन ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा रीजन ऑक्सीजनेटेड नहीं है। इसका मतलब हमने कोई भी एक्सरसाइज कराई, मान लो कि हम बोलते हैं कि चंद्र वेदी प्राणायाम करने से राइट हेमिस्फीयर पर इफेक्ट पड़ता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होते हैं। तो क्या होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो हम इसके जरिए मेजर करेंगे कि वो ऑक्सीजन लेवल पर किस टाइप के चेंजेस हमारे ब्रेन में हुए हैं, ठीक है। तो जो जो नीड होगी फ्रंटल, जैसे कि ये भी लगाया गया है, ये फ्रंटल रीजन को मेजर करने के लिए लगाया गया है। इसी तरीके से टेम्पोरल के लिए लगा सकते हैं, ऑक्सीपिटल के लिए। इसी तरीके से सोर्स और डिटेक्टर को हम यूज कर सकते हैं
अपनी एम, जो आपका एम है उसके अकॉर्डिंग। देखिए नीचे फोर्स में भी यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है कि जो रेड है, रेड का मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू है, ब्लू का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। तो कैसे काम किया मशीन ने, कैसे डिटेक्ट किया ऑक्सीजन लेवल है कि नहीं है, छोटा सा मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ऑक्सीजन की छोटी सी टेंडेंसी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। अब जोन सा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड है, मतलब इट विल एब्जॉर्ब समथिंग लाइट, and that hemoglobin who is deoxygenated, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अब आई, अब आई। सॉरी सॉरी, मैंने डो नॉट डिस्टर्ब नोट पे ले लिया, सॉरी। हाँ, तो हम थे कि FNIR से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन विल आप एब्जॉर्ब। वो वाली लाइन बता रहे थे। कौन सी आप वो सेक्शन वाली जी? लाइन बताते कि जिस हीमोग्लोबिन में मतलब ऑक्सीजन होता है तो वो लाइट को एब्सॉर्ब करती है, उसके बाद हाँ, बताइए। ओके ओके ओके। जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है तो इट विल एब्जॉर्ब समथिंग लाइट, ठीक है। तो और जो डीऑक्सीजनेटेड है देन इट विल नॉट एब्जॉर्ब लाइट। तो मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ छोटा सा आपको समझाने के लिए। मान लो कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये हमारी ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी किए हुए है। अब बाहर से हमने क्या किया, लाइट डाली, हाँ यहाँ से लाइट डाली और हमारे ऑक्सीजन में आई, ऑक्सीजन ने कुछ लाइट, मान लो कि 100% हमने यहाँ पे लाइट डाली, ठीक है, और बाहर वापिस जब डिटेक्ट किया गया, ठीक है, और वो हमारी 80% वापिस आई। इसका मतलब 20% कहाँ गई? कॉमन सेंस यूज करके बताओ वो लाइट कहाँ गई? एब्सॉर्ब हो गई। वो अब्जॉर्ब हो ऑक्सीजन गई के थी जरिए ऑक्सीजन। एब्जॉर्ब हो गई। तो और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा देन इट विल नॉट एब्जॉर्ब लाइट, और इट विल एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ लाइट एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजनेटेड, इट विल एब्जॉर्ब लेस। तो ये कुछ एक फॉर्मूला होता है, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, और ये लाइट हमेशा बनाना शेप में ही मूव करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन का कौन सा रीजन ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा रीजन ऑक्सीजनेटेड नहीं है। कल हमने रिसर्च पेपर में ये देखा था स्क्रीन प्रेजेंट करके डॉक्टर दीपेश्वर सर का, कि कैसे उन्होंने FNIS को यूज किया, प्री डेटा, फिर स्ट्रोक टास्क, फिर मेडिटेशन, फिर स्ट्रोक टास्क, फिर पोस्ट डेटा, और कंटिन्यू FNIS चल रही है उस पर्सन की। तो बाद में उसको इस तरीके से लेंगे कि प्री, पहले के टाइम वो कितना ऑक्सीजनेटेड था, ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या क्या चेंजेस आ रहे थे उसके ब्रेन के अंदर, और पोस्ट उसके पूरा होने के बाद में कितना परसेंटेज वो उसमें ऑक्सीजनेशन कम हुआ नहीं हुआ। इसी तरीके से मेडिटेशन, गायत्री मंत्र पे मैंने खुद किया था वो, तो वो हमने फ्रंटल लोब पे लगाया था, तो हमने देखा था कि फ्रंटल लोब पे जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया था, ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड हो गया था। तो इसका मतलब कि समथिंग, इट्स द इफेक्ट ऑफ गायत्री मंत्र, दैट्स व्हाई फ्रंटल लोब इज मोर ऑक्सीजनेटेड एज कंपैरिजन टू द अदर रीजन्स, ठीक है। तो FNIS को इस तरीके से हम अपनी मंत्र चैंटिंग में, मेडिटेशन में, प्राणायाम में, योग निद्रा में हम यूज कर सकते हैं, अगर आपका टारगेट ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। TPG, TPG क्या होता है? फोटो प्लेथिसोमोग्राफी।
सोमोग्राफी, सोमोग्राफी का मतलब ही एक वो होता है, अल्ट्रासाउंड भी आपने देखी होगी, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे जो अल्ट्रासाउंड मशीन का क्या काम होता है, कोई बताएगा? अल्ट्रासाउंड, वाइट्स नेम इज सोमोग्राफी। सोमोग्राफी वर्ड्स केम फ्रॉम द सी। टाइटैन की मूवी आपने देखी होगी, वो वहां पे सोमोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। हमारे जो समुद्री जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को छोड़ते हैं। अब साउंड को छोड़ेंगे, देखते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी में वो साउंड गई और कितना टाइम गया और कितने टाइम बाद में वो हमारे पास रिटर्न होकर आई। सेम यहाँ पर भी तो वही था एक तरीके से, थोड़ी हद तक ये भी सोमोग्राफी ही है, लेकिन इसमें कोई दूसरी जगह पे इसको एब्जॉर्व किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि वो साउंड को एक तरीके से साउंड के रूप में लाइट को, यहाँ पे लाइट को भेजा गया है, लाइट गई और लाइट ब्लड वेसल से टकरा करके वापस आई। देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट है, यहाँ से लाइट को भेजा गया, ब्लड वेसल से वो टकरा के यहाँ पे जो फोटो डायोड होते हैं इसमें, इस तरीके से ये उंगली के ऊपर देखिए, खाली उंगली पे इसको बांध दिया जाता है। आजकल तो बहुत सारी जो घड़ी होती है ना, स्मार्ट वॉचेज जो आती हैं, उसके जरिए भी पीपीजी हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती जो वो डिजिटल वो चीज के द्वारा आती है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मेजर क्या करती है, ये मेजर करती है हमारी पल्स रेट को। ठीक है, पल्स रेट को मेजर करेगी और हार्ट बीट को भी मेजर करती है। और इसका बेनिफिट एक होता है ऑक्सीमीटर, ठीक इसी तरीके से ऑक्सीमीटर तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे ऑक्सीमीटर से। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑक्सीजन लेवल को बताएगी, हमारी पल्स रेट को, देखिए ऑलमोस्ट दोनों सेम बताती है। देखिए ऑक्सीजन लेवल ये भी बताता है और ऑक्सीजन लेवल ये भी बताएगा, पीपीजी। अब पल्स रेट ऑक्सीमीटर भी बताएगा और पल्स रेट हमारा पीपीजी भी बताएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पीपीजी को ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन वो ऐसी बात नहीं, ऑक्सीमीटर की अपनी वैल्यू है, वो डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप योगा स्टडी दे रहे हो, मान लो कि आपका इमीडिएट इफेक्ट आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आपका एम ऐसा है कि प्री पोस्ट डेटा को मेजर करना कि 10 मिनट्स वी आर गिविंग भस्त्रिका प्राणायाम and we are checking कि how much oxygen level is increasing और how much it is affecting। तो 5 मिनट पहले हमने बेसलाइन का डेटा लिया, देखा, चेक किया ऑक्सीजन कितना है, पीपीजी कितना है, और 10 मिनट उसको भस्त्रिका प्राणायाम कराया, उसके बाद में फिर दोबारा से चेक किया और दोनों को फिर कंपेयर किया। तो ये करते हैं हम ऑक्सीमीटर से। बट ऑक्सीमीटर को कंटिन्यू हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये एक ही इसको बार बार ऑन करना पड़ेगा। तो इसलिए प्री पोस्ट स्टडी में ही यूज किया जा सकता है ऑक्सीमीटर। बट जो पीपीजी है वो ड्यूरिंग डेटा भी बताएगा। ड्यूरिंग इंटरवेंशन 10 मिनट के दौरान जो भस्त्रिका कर रहा था, पहली 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन चेंज हुआ, दूसरी 2 मिनट में कितना ऑक्सीजन चेंज हुआ, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से पूरा ग्राफ हमारे सामने आ जाएगा पीपीजी के जरिए। तो पीपीजी ऑक्सीमीटर दोनों सेम रीडिंग देते हैं, बट आपका एम क्या है उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको पीपीजी लेना है या ऑक्सीमीटर लेना है। होप कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इनसे मेजर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना है हमारे सुपरफिशियल एरिया में, ब्रेन के एरिया से वो मेजर करेंगे FNIRS के जरिए। सुपरफिशियल जैसे उंगली का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सुपरफिशियल जो एरियाज है उसको हम पीपीजी के जरिए मेजर करेंगे। ठीक है, ऑक्सीमीटर हो गया, पीपीजी हो गया। दूसरा आता है TCD, भैया ये जो ट्रांसक्रेनियल। ऑक्सीमीटर में भी मतलब ऑक्सीमीटर में भी सुपरफिशियल एरिया से ही होगा, ये नर्व्स वाले रीजन तक? हाँ वो बाहर ही होता है, उंगली पर भी होता है, ये वही काम करता है सेम। ऑक्सीमीटर इसका भी प्राइस लाइट क्या भेजता होता है है और रिसीव करता है। ऑक्सीमीटर का? अरे ये तो 300, 500, 1000, 1500, 2000 से महंगा नहीं आएगा।
पर ये तो बहुत सस्ता होता है। तो अगर हम लोग मतलब कुछ क्वेश्चन आएगा और ऑक्सीमीटर को यूज करके अपना रिसर्च करते हैं तो क्या वो वैलिड होगा जिस तरीके से आप बता रहे थे? बिल्कुल होगा। वो ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो जनरल होती है ना, वो ये भी पूछती है कि आपने कौन सी ब्रांड का ऑक्सीमीटर यूज किया, कौन सी ब्रांड का FNIS यूज किया, कौन सी ब्रांड की ब्लड मशीन चेक की, कौन सी किट यूज किया। ठीक है, ये सारी चीजें वो देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा पल्सीमीटर ऑथेंटिक है, कौन सी कंपनी रिसर्च जो जर्नल से अलाउड करती है अपनी पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट ऑक्सीमीटर भी आते हैं, वो गलत रीडिंग दे सकते हैं, तो उससे तो रिसर्च बेकार हो जाएगी। इसलिए अच्छी क्वालिटी का ऑक्सीमीटर वो आपको ढूंढना पड़ेगा। रिसर्च पेपर पढ़िए ऑक्सीमीटर के कि कौन सी ऑक्सीमीटर के रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं जर्नल्स के अंदर, उस फिर आपको फिर वो रेफरेंस देना पड़ेगा कि उस जर्नल में इस कंपनी का ऑक्सीमीटर यूज किया, इसीलिए मैं भी अपनी रिसर्च में उसी कंपनी का ऑक्सीमीटर यूज कर रही हूँ। अपनी मनमर्जी से आप यूज नहीं कर सकते। रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि ये ब्रांड भी ली, तो ये ब्रांड क्यों लिया आपने। ओके, उसी को ही रिसर्च बोलते हैं, ओके तभी भैया। इंटरनेशनल जर्नल में आपका रिसर्च पब्लिकेशन होगा, अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो। अदरवाइज नहीं रिसर्च पब्लिकेशन होगी, आपकी कैंसिल कर दिया जाएगा आपका पेपर। हाँ, मधु जी कुछ बोलना चाह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी ड्यूरिंग में आप क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज लास्ट में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ओके, TCD, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो बीच में मुझे टोक दीजिए, अदरवाइज बीच में ले नहीं तोड़ना बिल्कुल भी। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, तो अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि ब्लड को चेक करने की। यहाँ से हम ब्लड को चेक कर सकते हैं इजिली, उंगलियों में चेक कर सकते हैं, पैर की उंगलियों में चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन ब्रेन में कैसे चेक करेंगे। ब्रेन में अब FNIRS के जरिए हमने ऑक्सीजन लेवल तो चेक कर लिया, लेकिन ब्लड वॉल्यूम चेक नहीं होती इससे। अगर हमारा टारगेट ब्लड वॉल्यूम को मेजर करना है, जैसे शीर्षासन करने से क्या सच में ब्लड वॉल्यूम हमारे ब्रेन में बढ़ती है या नहीं, अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है, क्या विपरीत करने से ब्रेन के रीजन में ब्लड का जो है फ्लो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर आपका गोल इस तरीके से है तो आपका TCD इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना चाहिए। आपका ये है कि कपालभाति करने से क्या आपके ब्रेन में ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। समझ पा रहे हो। इस टाइप के अगर आपका एम है आपके रिसर्च का, तो उस समय आप TCD टूल को अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो। ये करता क्या है, हमारी जो हेड के रीजन में 4 रीजन थोड़े सॉफ्ट होते हैं हमारी स्कल के। एक तो होता है ये हमारा जिसको कनपट्टी बोलते हैं, माथे के साइड में, जहाँ पे ये भी फोटो में दिखाया गया है। यहाँ की बोन थोड़ी पतली होती है और यहाँ पे इस डॉपलर को लगाया जाता है, और डॉपलर को लगाने से फिर ये सिग्नल्स, वही सिग्नल्स पे काम करती हैं ये भी, वो सोमोग्राफी जो मैंने बोला था ना। तो सॉरी, ये मैंने TCD लिख दिया, TCD होता है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, TCD। तो इसी तरीके से हम आपके रीजन से यहाँ से भी डॉपलर को लगाते हैं, चिन के नीचे भी यहाँ पे गड्ढा होता है हमारी, और यहाँ से भी हम लेजर लाइट को डाल सकते हैं, और ऑक्सीपिटल रीजन पीछे से भी डाल सकते हैं। तो ये आपका टारगेट क्या है कि ब्रेन में बहुत सारी नर्व होती है, कौन सी नर्व को आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टडी होती है अगर TCD को आप लेना हो तो, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा भी आपका हाथ हिल गया तो ऑटोमेटिक डेटा खराब हो जाएगा। तो TCD का पर्पज है कि हमारा जो है
ब्लड वॉल्यूम को चेक करना हमारे ब्रेन के अंदर की नर्व्स के अंदर, तब हम TCD को हम यूज कर सकते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर जो बहुत इजी है, कन्वीनियंट है और करना भी चाहिए अगर आपका जो पर्पज है ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि ये मशीन बहुत सस्ती आती है। TCD की बात करें तो भैया ये तो लाखों करोड़ों में आएंगी ये चीजें, तो EG, FNIS, TCD, लेकिन ये तो भैया 1500-2000 रुपए में एक बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको मशीन मिल जाएगी। डिजिटल आप यूज करो या फिर दूसरी पारे वाले यूज करो, 3-4 टाइप की BP मशीन आती है। तो इसके जरिए हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये चीजें हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग तो नहीं किया जा सकता, वही बात आ गई ड्यूरिंग के लिए, फिर बाद में कुछ और मेथड को यूज करना पड़ेगा। प्री पोस्ट स्टडी में हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अगर आपका एम प्री पोस्ट है तो उस समय आप BP मशीन आप लीजिए और उसको यूज कीजिए। ओके, स्पायरोमीटर तो जो लंग्स के जो चेकअप होते हैं, कि आपका अगर एम इस टाइप का है कि आप प्राणायाम करवाओगे और प्राणायाम करने से आपकी टाइडल वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं क्या, आपकी लंग्स कैपेसिटी, लंग्स स्टेमिना बढ़ रहा है क्या। ओके, अस्थमा से रिलेटेड ज्यादातर जो रिसर्च होती है उसमें इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है कि प्राणायाम करने से पहले वो आदमी कितना एक्सहेल कर रहा था, प्राणायाम करने के बाद में वो कितना एक्सहेल कर रहा है, उन दोनों डेटा को कंपेयर करेंगे। फिर चेक करेंगे कि प्राणायाम से पहले बेहतर था या प्राणायाम के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि यस, प्राणायाम हेल्प्स टू इनहांस ऑक्सीजन लेवल या हेल्प्स टू इनहांस आवर लंग्स कैपेसिटी, कि लंग्स को बेहतर बनाने का काम हमारे प्राणायाम करते हैं। तो अगर आपका टास्क इस टाइप का है तो स्पायरोमीटर को आप यूज कर सकते हो अपनी स्टडी में। और इसके अलावा इसको कैलोरी बर्न्स, अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड अगर आपका एम है तो उस टाइम पर भी आप स्पायरोमीटर को यूज कर सकते हो, क्योंकि जितना हम रेस्पिरेशन इनहेल एक्सहेल करते हैं उसकी पावर क्या होती है, कितने वॉल्यूम आप एक्सहेल कर पा रहे हो, कितना वॉल्यूम आप इनहेल कर रहे हो, उसके जरिए ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। कपालभाति करने से इतनी अमाउंट में कैलोरी बर्न होती है। इस टाइप का अगर आपका गोल है तो उस टाइप में स्पायरोमीटर को आप अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर आपका रिसर्च गोल है तो स्पायरोमीटर आप लीजिए अपने रिसर्च में। ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है ये, लेकिन इसके छोटे टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो 10-15 हजार रुपए के भी मिल जाएंगे। नहीं तो जो मेन टूल है वो तो लाखों का आता है, वो मेन लैब में ही पॉसिबल हो सकता है। वो आप बाद में काम आप देखिए आप अपने गोल के हिसाब से। आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं खाली। पॉलीसोमनोग्राफी, अगर आपका पर्पज पॉलीसोमनोग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीसोमनोग्राफी मींस स्टडी ऑफ स्लीप इज पॉलीसोमनोग्राफी। अगर आपका गोल पूरी स्लीप क्वालिटी को मेजर करना है, पूरी नाइट स्टडी होती है स्लीप की, ठीक है, कि नाइट के दौरान की उसको कितने ड्रीम आते हैं, रैम स्लीप कितनी है, नॉन रैम स्लीप कितनी है। नॉन रैम के भी N1 2 3 4 स्टेजेस होते हैं। अब उस आदमी ने, ये आदमी सोया हुआ है, मान लो कि 7 घंटे ये सोया है और आपने इसके हेड पे लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड्स अच्छे से और ये रीडिंग्स दे रहे हैं। सेम ये भी वो EEG का ही काम करते हैं। ये EEG के इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो ब्रेन वेव्स को बताएंगे। ये अलग अलग टाइप के ब्रेन वेव्स हमारे माइंड में होगी और उसके जरिए फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि ये पर्सन इतने टाइम तक रैम स्लीप में रहा, इतने टाइम तक नॉन रैम स्लीप में रहा। रैम स्लीप मीन्स
REM sleep is responsible for dreams। तो जिसको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं मेरी तरह, मतलब उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। ड्रीम्स ज्यादा आना एक ये बताती है कि आप मेंटली रूप से समथिंग कुछ डिस्टर्ब हो, तो उसी पर्सन को ज्यादा रैम, उसको नाइट में ज्यादा रैम स्टेज के अंदर स्पेंड करेगा। और जिसको ड्रीम्स बहुत कम आते हैं, इसका मतलब उसकी स्लीप क्वालिटी बहुत बेहतर है, और वो 5-6 घंटे सोएगा और उस 2-3 घंटे सोएगा और उसमें उसकी नींद कवर हो जाएगी। बहुत सारे योगी लोग आपने देखे होंगे ना, कि योगी लोग 2-3 घंटे ही सोते हैं, लेकिन वो सारा दिन इतना बहुत जबरदस्त काम करते हैं, इतना फिजिकल। बाबा रामदेव जी को देख लो जी, अब सारा दिन इतना फिजिकल करते हैं और सिर्फ 5-6 घंटे सोते हैं। तो एक दिन तो कर ले, 2 दिन कर ले, लेकिन भैया उनका तो पूरा 365 दिन का ये शेड्यूल है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये साधना का इफेक्ट है। मतलब वो रैम स्लीप के अंदर, ड्रीम स्लीप के अंदर उसकी स्टेज बहुत कम होती है, डायरेक्ट वो जंप करते हैं नॉन रैम के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट डीप स्लीप उनको आती है, जो मैंने बताया था थीटा और जो डेल्टा ब्रेन वेव्स के अंदर डायरेक्टली वो उनकी एक्टिवेट हो जाती है थोड़े ही टाइम में। अदरवाइज जो नॉर्मल सर्कल होता है 90 मिनट्स का एक सर्कल होता है, हमारी स्लीप का टोटल 5 सर्कल होते हैं। इस तरीके से 90 × 5 टोटल बनते हैं 7.5 आवर। तो ये कॉमन पर्सन का टाइम होता है भैया, 7.5 घंटे आपको सोना चाहिए। एक एवरेज हमारे साइंटिस्ट ने रेट निकाला, लेकिन योगी लोग 2-3 घंटे में भी अपनी नींद कवर कर लेते हैं। तो आपका अगर टारगेट इस तरीके से है कि मंत्र चैंटिंग करने से आपकी स्लीप क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, रैम स्टेज को आप कम कर सकते हो, नॉन रैम को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर जो प्रॉब्लम आपको लेनी, जैसे ये मैंने पिक्चर ली गई है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पीछे की जो हमारी जो टंग होती है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट होता है, यहाँ की मसल रिलैक्स होकर के पीछे की तरफ चली जाती है कि, और स्टार्टिंग पोजीशन में खराटे आते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग सोते हुए खराटे लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है खराटे लेने का? खराटे इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारी जो सॉफ्ट पैलेट की जो मसल होती है वो लूज होकर नीचे चली जाती है। ठीक है, और जब वहां से एयर पास होती है तो वो हिलती है, और हिलने से वो साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से खराटे आते हैं। तो आपका पर्पज खराटे को कम करना है या क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो। और स्लीप एपनिया में तो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि रात को सोया और पता ही नहीं चला सुबह उसकी डेथ होगी बेड पे सोया सोए की। तो ऐसी स्टेज वो स्लीप एपनिया की होती है, डे बाय डे क्रोनिक हो रही है ये डिजीज। ठीक है, तो इस टाइप की अगर आपका गोल है, तो पोलिसोम्नोग्राफी के जरिए आप वो चीज मेजर कर सकते हो। और इसके जरिए और भी कई चीजें मेजर करते हैं, जैसे इसमें रेस्पिरेशन बेल्ट लगाते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर, कि उसने कितने सांस लिए। ये यहाँ पे नाक पे लगा रखी है इन्होंने, नाक पे आपको दिख रही होगी रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए कि कितने सांस इसने लिए रात के टाइम में। टेम्परेचर का वो लगाया जाता है कि नाइट के टाइम में टेम्परेचर कम हुआ या ज्यादा हुआ। ठीक है, जनरली टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं बॉडी ठंडी हो जाती है हमारी, इसीलिए रात को हमें कंबल चाहिए होता है उसको गर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्टिंग पोलिसोम्नोग्राफी के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, 10-15 हजार रुपए का आ जाएगा, लेकिन वो डायग्नोस्टिक मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके के लिए कम रेट, मैक्सिमम 40-50 हजार 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं आएगी पोलिसोम्नोग्राफी। लेकिन चैलेंज इसमें ये है कि आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट का कर सकते हो, पूरी रात आपको बैठना पड़ेगा, और रात में कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो सारा डेटा खराब हो जाएगा आपका। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं पोलिसोम्नोग्राफी की। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो अपनी योगा रिसर्च में, तो जरूर आप इस टूल को अपनी रिसर्च में लीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक टूल है ये,
बहुत अच्छी जर्नल में रिसर्च पब्लिकेशन होती है पोलिसोमनोग्राफी की। संजीव पात्रा सर को आप जानते होंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एचओडी हैं, वो एस व्यासर में ही थे पहले, उन्होंने इसी पे ही काम किया था पोलिसोमनोग्राफी पे, उनके बहुत सारे पब्लिकेशन हुए हैं। और सुब्रमण्यम पैलूर सर जो हमारी मीटिंग में आए थे, उन्होंने भी इस पे काम किया था। तो बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं इन चीजों के ऊपर, संजीव पात्रा है, बहुत सारे लोग हैं। तो कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है करने की। जब इतना सारा कुछ मतलब उसके ऊपर करेंगे तो सो ही नहीं पाएगा अच्छे से, मतलब इसको वैसी ये मॉडिफाई हो जाएगी। उसको वो देखिए, थोड़े बहुत मैं मानता हूँ कि ये थोड़े चैलेंजेस होते हैं रिसर्च में, लेकिन ये बहुत ही ना के बराबर होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें आप संजीव पात्रा सर का पेपर पढ़ना, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने पर्सन को 2 बार बुलाया लैब में। पहले दिन बुलाया, इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेकिन हमने डेटा मेजर नहीं किया। मतलब सिर्फ उसको ये लगाया कि हम डेटा ले रहे हैं, लेकिन डेटा लिया नहीं है, हमने उसको फैमिलियर कराया। एक दिन वो थोड़ा सा फैमिलियर हुआ इस तरीके से, नए बेडरूम में आके सोने से, नए इलेक्ट्रोड सिर पे लगाने से, ठीक है। अगले दिन वो थोड़ा कम इफेक्ट करेंगे जो आप बोल रही हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब में आएगी, तो कंट्रोल ग्रुप में इसलिए लेते हैं, तो कंट्रोल ग्रुप को इसलिए तो लेते हैं कि वो बाकी के कंफाउंडिंग को दूर कर सके। तो कंट्रोल ग्रुप से वो चीज दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। ओके ओके, ठीक ठीक। तो अगर इनको एक्सपेरिमेंटल वालों को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, तो कंट्रोल को भी होगी 100%, तो हो गया बराबर हिसाब। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब रिसर्च में ईसीजी में बहुत सारे मेथड होते हैं इलेक्ट्रोड्स को लगाने की, जो हम मेजर करते हैं, वो मुझे फोटो तो मिली नहीं है। हम यहाँ पे 3 ईसीजी को इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं। एक तो ये वाले यहाँ पे इस एरिया को लेते हैं, दूसरा इस एरिया को लेते हैं, और तीसरा जो है हम ये जो हमारी जो होती है ट्यूब बोन होती है हमारी 11 और 12, यहाँ पे इसको लगाया जाता है। हम अपने लैब में ये 3 इलेक्ट्रोड्स के जरिए लेते हैं। और दूसरा और भी हम हैंड के जरिए भी ले सकते हैं, अपनी उनकी कलाई के ऊपर, राइट और लेफ्ट, और एक पैर में। जैसे बहुत सारे गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से हमें भी प्रॉब्लम होती है उनको लगाने के लिए, तो आप वो दूसरा वाला मेथड यूज कर सकते हो, हैंड वाला, हैंड और लेग्स वाला। उसमें तो सभी लोग कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है। इसमें मेडिकल लाइन में बहुत तरीके की, जैसे ये फोटो दिख रही है मेडिकल वाली ईसीजी है, लेकिन रिसर्च में जरूरी नहीं है कि आप इतने डीप वाली ईसीजी करो। नॉर्मल ईसीजी भी आप ले सकते हो, डीप करना चाहो आपकी मर्जी कर सकते हो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। तो ईसीजी का मतलब क्या होता है, ये हमारी मेनली जो हम योगा रिसर्च में ईसीजी को यूज करते हैं, वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसमें संजीव पात्रा सर की जब आप पढ़ेंगे पेपर, उसमें भी उन्होंने भी ईसीजी भी यूज किया था। इसी के दौरान ईसीजी भी उन्होंने ऐड कर दिया, इसी के अंदर चेस्ट पे उनको उन्होंने लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, और मेजर किए जा रहे थे साथ साथ में उनकी हार्ट फंक्शनिंग क्या है। मतलब कि मेनली की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या थी। वो साइक्लिक मेडिटेशन की रिसर्च थी संजीव सर की। तो उनका गोल था कि दिन में साइक्लिक मेडिटेशन करवाई गई उनको, और गोल ये था कि जब साइक्लिक मेडिटेशन करेंगे, साइक्लिक मेडिटेशन करने से जो है माइंड ज्यादा काम होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा बॉडी के अंदर एक्टिवेट होंगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ईसीजी उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसमें एसडीएनएन, आरएमएमएसटी, एलएफ एचएफ रेशो, टीआईएनएन, बहुत सारी और भी कई तरीके की इसमें वेरिएबल्स होते हैं। जब आप इसको डीप स्टडी करोगे हार्ट रेट अवेलेबिलिटी को, तब उसके जरिए फिर आप बताओगे कि एलएफ लो फ्रीक्वेंसी है, एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी है। एचएफ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है बॉडी ज्यादा रिलैक्स हो गया है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट आपका हो चुका है।
LF अगर अमाउंट बढ़ रही है, LF लो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब बॉडी में सिंपैथेटिक अराउजल्स इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब बॉडी थोड़ा स्ट्रेस की स्टेट में आ रही है हल्का सा। तो इस तरीके से ये इसके अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो आपका पर्पज क्या है, यहाँ पे देखिए ग्राफ में भी बताया गया है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मीन्स कि जनरली जो हमारा हार्ट होता है कितनी बार बीट करता है, एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है, लेकिन वो वेरी करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, यहाँ पे 1 सेकंड का एवरेज लिया गया, लेकिन जब एक्चुअल में हम देखते हैं तो वो अप डाउन करेगा, ठीक है, वो अप डाउन होती ही होती है। तो वो आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे इसको मैं भी ले रहा हूँ अपनी स्टडी में ECG को कि लेकिन मेरी तो प्री पोस्ट स्टडी है, ड्यूरिंग में भी यूज कर सकते हो कि आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराने से कि आपका हार्ट रेट कैसे रिड्यूस हो रहा है, कैसे सिंपैथेटिक अराउजल कम हो रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक अराउजल बढ़ रहे हैं, मतलब माइंड रिलैक्स हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, इसका मतलब HRV कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। HRV अगर कम हो रहा है तो मतलब आपकी स्ट्रेस की स्टेज आ जाएगी, ये यहाँ पे दिया हुआ ना, फाइट और फ्लाइट की स्टेज, इजली एग्जॉस्ट, लो एडेप्टेबिलिटी, डिक्रीज कोग्निशन, ठीक है, मतलब कि अगर किसी की लो HRV है तो डिक्रीज कोग्निशन, मतलब कि उसकी मेमोरी कंसंट्रेशन वगैरह कम होती है उस पर्सन की। जो ज्यादा, जिसकी हाई HRV होती है, जो मतलब कि कम सांसें लेता है, योग में भी तो वही बोलते हैं ना उनकी, प्राणायाम के जरिए अपनी सांसों को धीरे धीरे कम करो, जितनी ज्यादा सांस लोगे तो आपकी उम्र घटती है। तो मतलब देखिए यहीं पे हम साइंस की भाषा में बोल रहे हैं, अगर आप धीमे धीमे सांस लोगे तो आपका HRV हाई होगा, HRV आपका बॉडी रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगा तो आप जितनी भी चीजें करोगे कॉन्सेंट्रेट होके करोगे, ठीक है, आपकी कोग्निशन बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी आपकी माइंड की, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट इस टाइप का है तो आप ECG में HRV आप अपनी योगा रिसर्च में आप ले सकते हैं। आगे बढ़िए। GDV, अरे टाइम तो हो गया, तो फिर तुम्हारा आधा भी नहीं हुआ। आप लोग कंफर्टेबल है या नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करें हम इसको? कंफर्टेबल नहीं सर। मुझे, मैं ज्यादा डिप चला गया बताते बताते। चलिए मैं शॉर्ट में कंप्लीट करता हूँ, आगे ब्लड टेस्टिंग की है ज्यादातर, मैं 5 से 10 मिनट में सारा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, बिना एग्जांपल्स के फिर आप योगा स्टडी से कोरिलेट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए एग्जांपल देने जरूरी है। तो GDV, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, मतलब कि इससे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय परंपरा में हम जल्दी से किसी से हाथ नहीं मिलाते, तो हमारे योगी लोगों ने कुछ देखा होगा तभी हम जनरली हाथ नहीं मिलाते, प्रणाम का संस्कार हमारे अंदर है। तो वो हमारे योगी लोग पहले से ही जानते थे, अगर हम किसी से हैंडशेक करेंगे तो हमारी जो हाथों की एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। अगर हमारी हाई एनर्जी है तो वो हाई एनर्जी लो एनर्जी में ट्रांसफर होगी, तो अगर आपका जो दोस्त है वो लो एनर्जी वाला है तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। ये हमारे योगी लोग इस चीज को जानते थे। उसी चीज को मेजर करने के लिए ये जर्मनी में, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, वहां पे केरलियन नाम का एक साइंटिस्ट रहा, उसने केरलियन फोटोग्राफी के नाम से ये इन्वेंट किया इस टूल को, इस फोटोग्राफी को, कि मतलब कि वो ओरा को मेजर करने के लिए, अगर आपका पर्पस बॉडी ओरा को मेजर करना है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो कि साइंटिफिकली कि वो ओरा कम हो रहा है, हो रहा है, बॉडी की जो प्राण एनर्जी है, ठीक है, प्राण में कोष पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी योगा का। अगर आपका गोल इस टाइप का है तो आप बायोवेल लीजिए, ये सस्ता है, 3-4 लाख रुपए का आता है, बहुत महंगा नहीं है ये टूल, तो इजीली और बहुत पोर्टेबल है। इसको नहीं, 2-3 लाख का भी आ जाएगा शायद, वो एक बार चेक कर लेना, बायोवेल की साइट होती है। और इसको मैं आपको बोलूँ तो आप प्रोफेशनली बहुत अर्न कर सकते हो, क्योंकि
बहुत सारे लोगों में क्रेज होता है, क्योंकि आप लोगों के योगा सेंटर्स होंगे, बहुत सारे योगा स्टूडेंट्स के मन में क्रेज होता है कि मैं अपना ओरा चेक करूं, मैं अपने चक्करा की अलाइनमेंट चेक करूं। तो लोग 500,000 रुपए एक एक का चेक करते हैं। 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट में सारे ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे, और 500,000 रुपए लोगों से चार्ज करते हैं एक खाली एक रिकॉर्डिंग लेने के लिए। तो 2-3 मिनट भी नहीं लगती रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक एक करके उनकी उंगलियां रखेंगे और 5 मिनट के अंदर ये सारा ग्राफ सामने आ जाएगा। तो एक बार 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो बायोवेल में, और फिर हर महीने हजारों रुपए कमाओ। तो इस तरीके से आप इसको प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, योगा रिसर्च में भी आप इस टूल को यूज कर सकते हो। ये साथ ही साथ बता देगा कि आपकी एनर्जी, आपका ओरा कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है। आपकी जो चक्रास का जो अलाइनमेंट है, मूलाधार चक्र, स्वाधिना, मणिपुरा, कि कौन सा सेंटर में है, कौन सा फोकस है, कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ है, मतलब कि अपने प्लेस पे नहीं है, मतलब कि वहां पे एनर्जी बैलेंस नहीं है, ये तुरंत वहां पे बता देगा। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक तरीके से प्रोग्रेसिव स्टडी में भी यूज किया जाता है। हालांकि अभी इसको रिसर्च लेवल पे बोले तो जैसे ईसीजी ईजी की तरह बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है इस टूल को, लेकिन क्योंकि इसके अलावा और कोई टूल है ही नहीं, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी जर्नल इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो ओरा को मानते ही नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन बहुत पब्लिकेशन हुए हैं इस टूल को लेकर। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेशनली या फिर अपना रिसर्च के पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हो। 2 मिनट लगेगी डेटा लेने के लिए, एक एक करके सारी उंगली को रखते हैं इस टूल के अंदर, और जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है कि हमारी बॉडी से जो होती है वो रेज निकलती है, उसी रेज को ये कैच करती है, और उसी बेस पे ये बताती है कि आपकी किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक्यूप्रेशर में भी बताया जाता है, ठीक है, वो कहते हैं एक उंगली पे एक पॉइंट पे रखेंगे और किस ऑर्गन पे जाके इफेक्ट पड़ जाएगा। इसी तरीके से ये इनका प्रयास रहा है इस टूल के जरिए वो चीज मेजर करने के लिए, और काफी हद तक मैंने भी देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, काफी हद तक ये सही है टूल। अगर हम अपने पर्सनल लेवल पे बात करते, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बात करते हैं। और इसके अलावा ये स्ट्रेस लेवल को बताती है, स्ट्रेस आपका कितने परसेंटेज कम है, ज्यादा है। ये देखो पहला ग्राफ बताया गया है, यहाँ पे 3 दिए, 5 कॉलम दिए हैं। ये हाई स्ट्रेस है, बीच का मीडियम है, ये रहा, ठीक है। एनर्जी को बताती है कितनी बॉडी के अंदर एनर्जी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि कितने बैलेंस स्टेज में हो आप, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनल, जो नीचे वाला ग्राफ, आपके ऑर्गन्स में किस टाइप की एनर्जी है, स्प्लीन में एनर्जी कम है, लीवर में ज्यादा है, हार्ट में कम है। तो इस टाइप की भी चीजें ये न्यूमेरिकल रूप से हमें क्वांटिटेटिव रूप से परसेंटेज के रूप में बता देता है कि उस ऑर्गन में इतनी एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं। हाँ, ये आप अपने सिनोप्सिस में भी मेजर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टूल अभी हम लोगों ने पढ़े, वो सारे टूल बाहर से ही मेजर करते हैं, है ना। मतलब कि अभी तक हमने बॉडी के अंदर चीराफाड़ी नहीं की। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक ईईजी लगाई, एफएनआईएस लगाई, ईसीजी लगाई, मतलब सभी बाहर से हम मेजर कर रहे हैं। अभी तक हम बॉडी के अंदर नहीं गए, वो बाहर से ही मेजरमेंट है। तो ऐसे टूल को नॉन इन्वेसिव टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब कि हमने किसी निडल का बॉडी के अंदर चीराफाड़ी हम लोगों ने नहीं की अपने रिसर्च के दौरान। इट मीन्स वी आर यूजिंग नॉन इन्वेसिव टूल। तो अपने सिनॉप्सिस में क्लियरली मेंशन करो कि वी आर यूजिंग नॉन इन्वेसिव टूल, और बाद में उस टूल को लिख दो। हाँ, अगर आप किसी का ब्लड ले रहे हो, तो मतलब कि बॉडी में निडल गई और कुछ खून लिया अपने अंदर से, सेल्स ली बॉडी की, तो उसको बोलेंगे इन्वेसिव मेथड। याद रखिए, ये सिनोप्सिस में आपके यूजफुल वर्ड है ये रिसर्च के अकॉर्डिंग।
तो ये इन्वेसिव मेथड, अब हम इन्वेसिव मेथड पढ़ेंगे। मेजर मैंने कवर किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जो मुझे मेन लगे वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है शॉर्ट में। बाकी डीप में अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके पढ़ो, नहीं कभी बाद में रखेंगे। तो इन्वेसिव मेथड, तो इन्वेसिव मेथड की मतलब कि ये बहुत इनकी वैल्यू होती है रिसर्च की लाइन में इन्वेसिव मेथड की, ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर आपका पर्पज डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन, इस टाइप की डीप स्टडी करने का है, सेल की मेजरमेंट आप चेक कर रहे हो, साइटोप्लाज्म चेक कर रहे हो, आरबीसी चेक कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया चेक कर रहे हो, न्यूरोप्लाज्म आप चेक कर रहे हो, क्या आपका गोल क्या है, रिसर्च पर्पज क्या है आपकी, क्या योगा का इफेक्ट डीएनए पे पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, डीएनए प्रिपरेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर आपकी डीप स्टडी है तो आपको इस टाइप के टूल आपको अपने रिसर्च में लेने होंगे। तो ब्लड, उसमें ब्लड लिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप मेजर क्या करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग ब्लड की अमाउंट आप डिसाइड करोगे कि इतनी ब्लड अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। इसमें आजकल तो प्रीपेड किट्स आ जाती हैं, तो एक किट जो एलाइजा किट जो जनरली यूज की जाती है ऑलमोस्ट सभी नॉन इन्वेसिव मेथड में, जनरली हर टाइप की, तो वो 40 से 50 हजार रुपए की लगभग अच्छी वाली किट आ जाती है। वो एक बार में वो 40 लोगों का मेजर कर सकती है। तो ये वो आप मेजर कर सकते हो कि आपके 100 सैंपल है, तो मतलब भैया सीधा का सीधा वो तो फिर आपकी 2 लाख रुपए की तो खाली किट ही किट हो गई आपकी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना बजट डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट है, कितना टेस्ट है, कितने बायोमार्कर आप यूज करने वाले हो, उसमें कितनी चीजें चाहिए, वो चीज बाद का विषय है। तो वो आप अपनी योगा रिसर्च में उस टाइप की चीजें भी आप ले सकते हो। ये जैसे एंजियोग्राम होता है, इसमें क्या करते हैं कि कुछ एक चीज आप यानी कि उसको खिला देते हैं या उसके ब्लड के अंदर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उस ब्लड को हाईलाइट कर देती है। जो ब्लड दिखाई नहीं दे रहा था वो ब्लड भी दिखाई देने लग जाता है। जैसे यहाँ पे हाथ की ब्लड जो सुपरफिशियल एरियाज में हमें ब्लड बाहर से ही दिखाई दे रहा था, उसको एक्सरे के जरिए, एमआरआई के जरिए बहुत इजीली उसको मेजर किया जा सकता है। तो इस टाइप की स्टडी जब आपकी बहुत ही डीप सेलुलर लेवल पे आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो इस टाइप की चीजों को आप यूज करते हैं। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि अगर आपका पर्पज, मैं भी ले रहा हूँ एंटीऑक्सीडेंट अपने रिसर्च में, ग्लूटाथियोन को मैं ले रहा हूँ, तो इस तरीके से एचओडी को ले सकते हो। दिलासा मैडम आपको पढ़ाने आएगी कुछ दिनों में, वो एचओडी को ले रही है अपने रिसर्च में। विटामिन ए, सी, आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एंटीऑक्सीडेंट्स को ले सकते हो। कि आप मेडिटेशन करा रहे हो, मेडिटेशन कराने से आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया कि डज योगा इम्प्रूव एंटीऑक्सीडेंट्स सॉरी। तो उस टाइप की स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो, ब्लड से लेकर के डीएनए लेवल की स्टडी आप कर सकते हो कि डीएनए पे क्या इफेक्ट पड़ा है। पीछे कई स्टडी ऐसे में हुई है डीएनए के ऊपर कि क्या योगा से डीएनए इम्प्रूव होता है, क्या डीएनए जो टूटा हुआ है क्या वो रिपेयर होता है क्या। विजय मैडम के 2-3 पेपर हैं, राजेश भैया को जानते हो तो, जैसे व्यासा से उन्होंने किया था अपने पीएचडी इसके ऊपर, डीएनए मैकेनिज्म के ऊपर किया था उन्होंने। एक स्टडी हुई थी, हमारे एस व्यासा का एक स्कॉलर था, उन्होंने वहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री के नीचे रहता हमेशा, पूरी बर्फ, वहां पे उन्होंने चेक किया। वहां पे गए, वो अपने रिसर्च टॉपिक था उनका, तो डेटा उन्होंने वहां के आर्मी लोगों को लिया और उनका ब्लड लिया और उनको 1-2 महीने योगा कराया वहां पे, और देखा कि क्या योगा करने से उन लोगों के डीएनए लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कि उनका, जैसे कि बोलते हैं कि योगी लोगों को सर्दी नहीं लगती, क्या अगर हम जो लोग -50 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं बर्फ वाले इलाके में, क्या उन लोगों में योगा करानी चाहिए। और
एक ग्रुप को योगा कराया, दूसरे को नहीं कराया, बाद में देखा कि हाँ भैया योगा ग्रुप में ज्यादा इम्प्रूवमेंट था उनके डीएनए आरएनए सेलुलर लेवल पर। तो अगर आपकी इस टाइप का अगर आप डीप अगर आप कर सकते हो, आपकी पोटेंशियल है, तो आप योगा स्टडी में इस टाइप के टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, बहुत ही सिंपल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डीएसवीवी का ही एक आपका ही कौशल जी आपका क्लासमेट है, मे बी आज हो क्लास में, पता नहीं। तो उन्होंने, ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही ऑथेंटिक है। देखिए उन्होंने अपने मास्टर में एक टॉपिक लिया, हीमोग्लोबिन की नाड़ी शोधन प्राणायाम का हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट पड़ता है गर्ल्स के ऊपर। तो क्या उनको उनको रिजल्ट भी मिला, हालांकि कंप्लीट सिग्निफिकेंट नहीं था रिजल्ट वो। तो कंप्लीट ब्लड 100-150 रुपए में टेस्ट होता है, इतना सस्ता, और इतनी अच्छा आपको कैलकुलेशन दे रहा है, डब्ल्यूबीसी बता रहा है, हीमोग्लोबिन बता रहा है, प्लेटलेट बता रहा है, आरबीसी बता रहा है। तो आप इस तरीके से अगर आपका बजट कम है तो ये देखिए कितनी अच्छी स्टडी कितने कम अमाउंट में आपकी हो सकती है। और सीबीसी टेस्ट तो कहीं हर जगह होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कंप्लीट कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ वही कर देगा सीबीसी टेस्ट। तो अगर आपका पर्पज इस टाइप का है तो आप सीबीसी टेस्ट भी आप ले सकते हो अपने रिसर्च में। कोलेस्ट्रॉल आपको चेक करना है कि एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हार्ट जो स्ट्रोक आते हैं, हार्ट अटैक जो आता है, इस तरीके से ब्लड वेसल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब ब्लड ये कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो ब्लड पास नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से यहाँ से। अब ब्लड पास नहीं हो पाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा उस पर्सन का, और उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से वो डाइट जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर आपका रिसर्च टारगेट है कि आप घिया खाओ, तोरी खाओ, ये जूस पियो, उस जूस को पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो या फिर योगा करने से आपका कपालभाति करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, उसमें आप इस टाइप के टेस्टिंग ले सकते हो कि क्या रियली योगा इफेक्ट्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल और नॉट। तो वो ये भी टेस्ट कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, आप ले सकते हो उसको। ठीक है, मैंने मेन मेजर टेस्ट को मैंने कवर किया, इसके अलावा हजारों टेस्ट होते हैं भैया, हर चीज को तो मैं भी कवर नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा पर्पज यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करना था कि कैसे हम योगा रिसर्च में हम साइंस को यूज कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है, लेकिन पता होते हुए भी कई लोगों को नहीं पता होता कि क्या, वो सोचते हैं हम लोगों को काम नहीं है, ये तो डॉक्टर लोगों का काम है। नहीं भैया, अब आप पीएचडी कर रहे हो तो आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हो। ठीक है, अपने आप को आप डॉक्टर की लाइन में लेके आ रहे हो, यू आर डूइंग डॉक्टरल डिग्री, तो आओ अच्छे से आओ, डॉक्टर लेवल पे आओ, अच्छे से इन टूल्स को यूज करो और दिखाओ डॉक्टरों को कि हाँ योगा इफेक्ट करता है। मानेंगे आज के देखो सभी डॉक्टर मान रहे हैं, हाँ, क्योंकि इस टाइप की रिसर्च हुई है तब वो मान रहे हैं ना। अभी और रिसर्च करो तो सभी लोग और भी मानेंगे अच्छे से। तो ये इस तरीके से आप और भी टारगेट लेके अपना ब्लड से टेस्टिंग कर सकते हो। ये क्वेश्चनर्स हैं, क्वेश्चनर्स ज्यादातर बहुत सारे रिसर्चर क्वेश्चनर यूज करते हो, आप भी कर सकते हो। तो इसकी डीप स्टडी हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये 24 जी का विषय था, 24 जी आज बिजी रहे, वो आ नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा आपको ये टॉपिक भी कवर। और साइकोलॉजिकल टूल्स आपके छूट गए हैं, डिजिट स्पेन मेथड, स्ट्रोक टास्क क्या होता है, इंटेलिजेंट टास्क क्या होता है, कोग्निटिव के टास्क क्या होते हैं वो, ठीक है, मेमोरी स्किल्स क्या होते हैं, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो इस टाइप के जो जो टास्क है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे हम कवर करेंगे। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने इजी वर्ड्स में इजी एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की। अब आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग अभी पूछ लीजिए, उसके बाद हम, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी चाहूंगा इसके लिए, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। किसी के डाउट्स हो तो बताइए। सर FNIRS जो यूज करते हैं टूल्स, सर इससे जो लेजर लाइट निकलते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए सर हार्मफुल होंगे या फिर?
क्या नहीं, इसका नाम ही है ना कि फंक्शनल नियर इंफ्रारेड, नॉट एग्जैक्टली इंफ्रारेड, नियर टू इंफ्रारेड। इसकी जो चेक करते हैं कि 960 समथिंग वो होती है इसकी वेलोसिटी, तो वो हार्म नहीं करते। ये जितने भी मैंने टूल दिखाए हैं, दे डू नॉट हार्म ह्यूमन बॉडी। ओके, अगर हार्मफुल होते तो मैं आपको बताता ही नहीं कि ऐसे भी टूल्स हैं। हार्मफुल नहीं है ये। जो भी चीज मैंने अभी पढ़ाई है वो तो हार्मफुल नहीं है। ओके सर। और कोई डाउट प्रणाम किसी का? जी प्रणाम सर। रमेश। प्रणाम सर। जैसे जनरली हम रिसर्च जब करते हैं तो मिनिमम मिनिमम कुछ स्ट्रेंथ होगा क्या लेने का, कि मिनिमम कितने लोगों को लेना ही है या कुछ प्लेन विशेष? वो आपका जी जी पावर से कैलकुलेशन होगा। पीछे सुनीला मैडम ने मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछा था, उसकी क्लास रखेंगे हम कि कैसे सैंपल साइज को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली आप लोग अपने मन से रख लेते हो 30-30 लूंगा, 50-50 लूंगा, ऐसे हाँ नहीं हाँ, होता। बस 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 ऐसे ही होता है। तो हाँ, मतलब उसका मैं मैं ऐसे एक कर रहा हूँ कि अगर हाँ, शॉर्ट में बता देता हूँ वो सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करना है आपको। अब देखिए, मान लो कि आप डायबिटीज पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और डायबिटीज आपको देखना है कि जो टूल्स आप यूज कर रहे हो, डायग्नोस्टिक वेरिएबल जो आप ले रहे हो, आपसे पहले किस रिसर्चर ने उसको यूज किया है लेटेस्ट में, ठीक है। जो नियर टू योर स्टडी, आपकी स्टडी के बहुत क्लोज जिसकी स्टडी हो, जो रिसर्च पेपर हो, उसका फिर आप क्या करेंगे, उसका वहां पे रिजल्ट सेक्शन में आपने देखा होगा ना, कल मैंने टेबल नहीं पढ़ाई थी रिसर्च में, लेकिन आप देखना रिसर्च पेपर में टेबल होती है, उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये चीजें होती है। तो वहां पे उस सिग्निफिकेंस को चेक किया जाता है कि वो कितना सिग्निफिकेंस है। तो उससे क्या करते हैं, उसमें प्री पोस्ट को फिर जी पावर नाम का एक टूल होता है। सभी लोग ध्यान रखिए, ये पीएचडी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि हाउ यू कैलकुलेटेड योर सैंपल साइज। सो यू विल गिव आंसर कि क्या आई यूज जी पावर टूल। वो किया हो नहीं किया हो तो बात अलग है, लेकिन कॉन्फिडेंस से आप दे सकते हो। जी पावर एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है जो हमें सैंपल साइज कैलकुलेशन में मदद करता है। तो प्रीवियस स्टडी जो हुई है उसका जो इफेक्ट है, ठीक है, कितना वो इफेक्टिव रही वो स्टडी, तो उसको वहां पे डालते हैं। कभी हम लाइव भी करेंगे, ठीक है, बताऊंगा कभी, नेक्स्ट कभी लेक्चर होगा तो फ्यूचर में, तो वो बताएगा कि आपको इतने लेने चाहिए। तो उसके बेस पे फिर उससे 20% एक्स्ट्रा आपको लेने होते हैं, फिर जितने ग्रुप्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से सैंपल साइज कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक आप लोग अपनी मनमर्जी से कर रहे थे 30-30 ले लो, 50 ले लो, ऐसा नहीं होता रिसर्च में, ठीक है। हर चीज का एक मेथड होता है, तभी आपके इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता कभी भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे रिसर्चर बनो, तो इन सभी मेथड्स को यूज करोगे तभी आपका अच्छी जर्नल में पब्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। कर लो रिसर्च, लेकिन यूजलेस हो जाएगी वो रिसर्च। और कोई डाउट किसी का? ओवर करें क्लास को? चलिए मैं एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए, कौन देगा ओवरव्यू आज की क्लास का? 2 मिनट के अंदर ओवरव्यू कौन दे सकता है? हैंड रेज करो, मैं देखना चाहता हूँ। हैंड रेज करो। 2 मिनट में आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू कौन दे सकता है? आज हमने क्या पढ़ाई की? देखिए, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, आपका बार बार आपका यूट्यूब वीडियो देखने का मन करेगा इस टॉपिक को। तो डोली जी और साक्षी जी हाथ उठा रही है, मेगा जी ने भी हाथ उठाया है। चलिए मेगा जी आइए सामने, हो सके तो कैमरा खोलिए, कैमरा खोल के रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। मधु मैडम भी हाथ उठा रही है। चलो देखते हैं कि करके फिर सबको कवर करेंगे। जी मेगा जी, आप इंट्रोड्यूस कराइए, क्या आज आपने कवर किया? नमस्कार सर। सर कैमरा ऑफ रखो तो चलेगा? आपकी हेलो। मर्जी है मैडम, खोल लो तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है सर। टाइम
टाइम ज्यादा मत लीजिए, बहुत टाइम हो गया पहले ही। हाँ जी बोलिए। यस सर, तो सर आज हमने असेसमेंट टूल्स पढ़े इन योगा रिसर्च, जो कि 2 टाइप्स के थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू वाले होते हैं, जो क्वांटिटेटिव होते हैं, और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं और जो क्वालिटेटिव होते हैं। उसके बाद असेसमेंट्स अलग होते हैं, जैसे न्यूरोकॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बायो एनर्जी, बायोमोलिकुलर, ये। फिर हमने जी इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम, जिसमें हम ब्रेन की वेव्स को मेजर करते हैं, न्यूरल एक्टिविटी परफॉर्मेंस देखते हैं इसमें बेसिकली, जैसे अलग अलग 5 टाइप की वेव्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, डेल्टा, बीटा, गामा, थीटा, ये। देन आता है FNIRS, जो कि है फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एक MRI की तरह ही होता है, बट वो पोर्टेबल होता है, और उसमें हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि कोई एक्टिविटी के ड्यूरेशन में ब्रेन में कैसे ऑक्सीजन लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है चलिए फोटो। ठीक है, नेक्स्ट हम बाकी लोगों को एक मौका देते हैं। तो नेक्स्ट आइए मधु जी, सामने आइए। नेक्स्ट 2 टीम के बारे में आप बता दीजिए ताकि सबको कवर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। जल्दी फास्ट से तैयार रहिए, माइक खोलिए कैमरा। हाँ जी सर, नेक्स्ट है PPG, फोटो फिलिप सोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, हम इंटरवेंशन के दौरान हम जांच करते हैं, ब्लड वेसल्स में लाइट डालते हैं, ब्लड वेसल में लाइट डालते हैं, और सिर्फ फिंगर पे हम ये मेजर करते हैं, फिंगर पे डालते हैं जो टूल होता है हमारा, और ये पल्स रेट, हार्ट रेट, इन चीजों को मेजर करता है। उसके बाद में ऑक्सीमीटर बताया था, ऑक्सीजन लेवल मेजर करता है। ये हम प्री पोस्ट योगा इंटरवेंशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई इंटरवेंशन दिया उससे पहले क्या था और उससे पोस्ट में बाद में क्या चेंज हुआ। उसके बाद में था ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया था, उसमें भी हम प्री पोस्ट स्टडी के दौरान मेजर कर सकते हैं कि पहले BP क्या था और इंटरवेंशन के बाद में क्या BP हुआ। उसके बाद में स्पायरोमीटर, वो हम ऐसे यूज कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम निकालने के लिए, लंग कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि अस्थमा में मेनली यूज करते हैं। हमने प्राणायाम कराया, पहले क्या था उसका अस्थमा, प्राणायाम से पहले क्या टाइडल वॉल्यूम था, लंग कैपेसिटी थी, और प्राणायाम के बाद में क्या टाइडल वॉल्यूम हुआ, क्या प्री पोस्ट स्टडी में यूज कर सकते हैं इसमें। और मेटाबॉलिज्म, हाँ ठीक, इसको कवर कर दो फिर आगे से नेक्स्ट। हाँ मेटाबॉलिज्म, अगर उसमें हमें कोई स्टडी करनी है, कोई चीज निकालनी है मेटाबॉलिक लेवल पे, तो उसमें भी हम स्पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट साक्षी जी को मौका देता हूँ, आइए साक्षी जी। तो सर उसके बाद TCD तो छूट गया, वो ये बता देंगे, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। TCD को कवर कीजिए साक्षी जी। हाँ, TCD जो है वो ट्रांसक्रेनियल डोपर है। इसको हम यूजुअली मेजर करते हैं इससे कि ब्लड वॉल्यूम कितना है ब्रेन में। अभी तक हमने ब्लड की वो बत देखा था किस रीजन में ज्यादा है, तो ब्लड का वॉल्यूम कितना है हमारे नर्व्स में या फिर ब्रेन में, वो बताएंगे। उसके बाद स्पायरोमीटर हो गया, सर पॉलीसोमनोग्राफी, जिसमें हम यूजुअली जो फुल नाइट स्टडी होती है, जिसमें हम ज्यादातर स्लीप क्वालिटी देखते हैं कि फुल नाइट उसकी स्लीप कैसी थी और उसकी वेव्स कैसी थी, मतलब रेम स्लीप थी ज्यादा या फिर नॉन रेम स्लीप थी, या अच्छी स्लीप थी या नहीं। उसके लिए होता है ये ECG, उसका रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यूजुअली इसमें हम HRV मतलब अपना हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वगैरह देखते हैं कि वो ज्यादा है या लो है, ताकि हमारी हार्ट एक्टिविटीज को देख सके। ये GDV है, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, इसमें हम बायोवेल का यूज करते हैं, और हम यूजुअली इसमें हमारा जो ऑरा होता है वो कैसा है और चक्रा का ओरिएंटेशन कैसा है वो सब देखते हैं, और उसके बाद उसको वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम डोली जी को मौका देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हो, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तीनों लोगों ने इतना अच्छा बताया अभी तक। यस डोली जी आइए सामने, आगे कंटिन्यू कीजिए इसी को। नेक्स्ट 11 वाले पे आपने बताया था इन्वेसिव मेथड, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पिनियल ग्लैंड्स, जो ग्लैंड से रिलेटेड सर इसमें होते हैं, उसके ब्लड के अमाउंट को मेजर करते हैं सर। और उसके बाद एंजियोग्राम में आपने ये बताया था DNA और RNA के या फिर जो सेलुलर लेवल स्टडी होते हैं उसको हम उस टेस्ट को मेजर करते हैं। फिर से सर इसमें उसके बाद आपने बताया था CBC जो होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ये होता है कि सर HDL और LDL के
नॉर्मल रेंज या फिर जो इससे मेजर करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का क्या HDL और DL LDL जो है उस चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, आपने एंजियोग्राम के बारे में थोड़ा गलत बता दिया, उससे ब्लड को चेक करते हैं, DNA RNA का इतना, हाँ वो होता है, वो अलग है। ठीक है, हाँ चलो इनडायरेक्टली ठीक ही है वो भी, ओके। ठीक है, सेल्यूलर कोई लेवल चीज को छूटती तो नहीं आती, नहीं न्यूरल नहीं आएगा, सेलुलर लेवल आएगा। न्यूरल तो नर्वस सिस्टम में हो गया ना, बोल रहे हैं। हाँ सेलुलर जी लेवल जी। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्या मधु जी कुछ कहना चाह रही है? चलिए शांति पाठ करा दीजिए, कहना हो तो नहीं कहिए, सर, नहीं ये तो शांति चीजें पाठ। करती है जो वो होती है उसकी। आपकी आवाज कट रही है, प्लीज रिपीट। क्या बाकी को आ रही है क्या आवाज इनकी? नहीं नहीं भैया, वॉइस कट रही है पूरी, कोई आवाज नहीं। इंस्टाग्राम के बारे में बता रहे थे? एक बार वो रिपीट कीजिए। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। के बारे में बता रहे थे, वो सेलुलर लेवल पे स्टडी होती है। हाँ, सेलुलर लेवल पे स्टडी होती है, सेलुलर लेवल में अंदर जाकर के भी आप DNA RNA फिर आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए, तो रेखा मैडम से चाहेंगे शांति Waited है। पाठ करा दे, टाइम बहुत हो गया, बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, बने रहेंगे सभी लोग, पहले शांति पाठ हो जाए। आइए जी रेखा मैडम, किचन में भाग रही होंगी मुझे पता है। उपेंद्र सर को ले लेते हैं, आइए उपेंद्र सर शांति पाठ करा दीजिए। उपेंद्र सर बड़ा मेहनत करते हैं, सारा दिन बैंक में रहते हैं, उसके बाद फिर क्लास अटेंड करना, आप समझते हैं आपकी, आप भी नहीं सुन पा रहे हो। कौन आएगा, अपने आप से आ जाओ सामने शांति पाठ के लिए। सर मैं करा मेघा देती जी हूँ। प्लीज, जी मेघा जी प्लीज। सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल करते हुए ओम चैंट करेंगे, देन शांति पाठ। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथों को मिलाएं, घर्षण करते हुए कप की शेप बना के आंखों पे धीरे से आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई फीडबैक देना चाहेगा आज की क्लास का?